Moving on to our next story which is about gold prices. हम देख रहे हैं कि मुल्क में सोने की कीमत में कमी का सिलसिला अब जारी है, जिसकी वजह से तलब में कमी भी बताई जा रही है। आज फी तोला सोना मजीद 2,000 रुपये सस्ता होकर 4,31,862 रुपये का हो गया है, जबकि आलमी मार्केट में भी $20 की कमी देखी गई है। गुज़श्ता रोज़ भी नाजरीन गोल्ड 3,500 रुपये सस्ता हुआ था, जिससे इसकी कीमती धात की कदर मुसलसल गिर रही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सिल्वर की, तो उसकी कीमतें स्टेबल हैं। मुल्की और आलमी मार्केट में चांदी की कीमत में कमी नहीं आई। फ़ी तोला चांदी 5,110 रुपये की है। अब ये जो हम देख रहे हैं कि बार बार फ्लक्चुएट कर रही है इन मेटल्स की कीमत, ख़ास तौर पे गोल्ड की, लेकिन हम सिल्वर में देख रहे हैं कि है इसकी रीज़न्स क्या हो सकती है, मज़ीद वजूहात क्या है और आगे क्या मामलात बनेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट किस हद तक अब सेफ़ है। इसी पर बात करने के लिए शान सईद साहब मेटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शान साहब, तीसरा दिन है आज हम देख रहे हैं इस वीक में हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि पिछले 5 सालों में जो शार्पेस्ट ड्रॉप आया है गोल्ड की प्राइसेस में, एक तो उसकी रीज़न जैसे कि हमने एक्सप्लेन भी की कि डिमांड में भी कुछ कमी देखी जा रही है। मज़ीद वजूहात आप क्या देख रहे हैं और आगे क्या ये ड्रॉप होंगी मज़ीद कीमतें? जो आपने बात की कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा। जो लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है उसकी वजह से ये गोल्ड में जो है एक जो जिसे कहते हैं एक करेक्शन आई है, नंबर 1। नंबर 2, डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथ हुआ है, जिसकी वजह से जो गोल्ड है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन ओवरऑल हमने जब सितंबर में कहा था कि 3,900 से लेके $4,000 पर आउंस पर गोल्ड जो साल के आखिर में ट्रेड करेगा वो हो गया हुआ है। अभी भी हम जो IQI क्वाइट बुलिश हैं कि साल के आखिर तक ये $4,500 और $5,000 के दरमियान ट्रेड करेगा, टेकिंग इनटू अकाउंट जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है। US डॉलर फर्दर डिप्रिशिएट होगा और जो बाइंग है, डिमांड कम नहीं हो रही, बाइंग अभी भी चाइना से आ रही है, बाइंग अभी भी सेंट्रल बैंक से आ रही है, तो बाइंग में कोई कमी नहीं आ रही। तो अभी भी हम गोल्ड के बारे में काफ़ी बुलिश हैं। सही। और ये जो अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि US का जो इन्फ्लेशन डेटा इसी वीक में ड्यू है, ये किस हद तक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर देख रहे हैं हम? ये एक फैक्टर है सॉरी जी, ये एक फैक्टर है आमना, लेकिन ओवरऑल जो मैक्रो वेरिएबल्स है ना गोल्ड के, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आप मैक्रो वेरिएबल्स देखें गोल्ड के ओवरऑल, तो JP मॉर्गन की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि 2026 तक के आखिर तक गोल्ड जो है ये एवरेज $5,000 पे ट्रेड करेगा। तो ओवरऑल सारे सेंट्रल बैंक्स, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, सेंट्रल बैंक्स की इस वक्त होल्डिंग जो है गोल्ड में ज्यादा है एज कम्पेयर टू US ट्रेजरी। तो जिससे सिग्नल मिलता है कि ओवरऑल जो गोल्ड के सेंटिमेंट्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। राइट। और अभी नियर टर्म आप आउटलुक क्या देख रहे हैं गोल्ड की, और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं उनको किन चीज़ों पर जो है वो फोकस्ड होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? देखिए, कुछ टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए होते हैं। जब मैं टेंजिबल एसेट्स की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ रियल एस्टेट की, गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस। ये लॉन्ग टर्म गेम्स होते हैं। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपने, जैसे बहुत सारे इंडियंस ने दिवाली से पहले गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, होपिंग कि जो गोल्ड है वो 4,000 से 5,000 चला जाएगा नवंबर से पहले। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग इतनी ज्यादा हो गई कि अब वो जिन्होंने गोल्ड लिया था इंडिया में, वो अपने सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम तो समझ रहे थे कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो गोल्ड और सिल्वर रातों रात अमीर नहीं करवाता। अगर आप हिस्ट्री चेक करें, 1971 में गोल्ड की प्राइस थी $35 पर आउंस जी, और 20 जनवरी 1980 को गोल्ड की प्राइस हुई $850 पर आउंस, और फिर 1980 से 1999 तक गोल्ड की प्राइस $800 से $50 पर आउंस पे आ गई। तो गोल्ड में फ्लक्चुएशन जो है वो होता है डिपेंडिंग ऑन मैक्रो वेरिएबल्स, डॉलर की स्ट्रेंथ और ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स होते हैं सेंट्रल बैंक्स के, वो बड़े काउंट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड की मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी।
और अपना बुल रन कंटिन्यू करेगी। राइट अच्छा, व्हाट अबाउट सिल्वर के बारे में अगर हम बात करें इसकी प्राइसेस के हवाले से, क्योंकि जब हमने देखा कि गोल्ड के बाद लोगों ने इस तरफ रुख करना शुरू हुआ, इसका ट्रेंड शुरू हुआ, तो अब इसकी भी प्राइसेस में हमने एकदम से स्पाइक देखा है, तो आप इसको आगे लॉन्ग टर्म में किस तरह से देख रहे हैं? ये सिल्वर में जो स्पाइक आया ये ओवरनाइट नहीं आया। बहुत सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सिल्वर को इसलिए उस पर पोजीशन लेना शुरू की है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेटल है। आपने सुना होगा यूएस और चाइना की रेयर अर्थ पे बात हो रही है। जी बिल्कुल। रेयर अर्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, आपके टेबलेट में, लैपटॉप में, फोन्स में, फाइटर जेट्स में। इस तरह सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोगों ने अब सिल्वर में पोजीशन ली है। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगले साल तक सिल्वर जो है वो 100 और $125 के पर आउंस के दरमियान ट्रेड कर रहा होगा। इस साल ऑलरेडी सिल्वर जो है 66% अप है YTD। बिल्कुल सही। और इन दोनों मेटल्स में आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो दैट इज सेफ? जी हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखनी चाहिए जी। लेकिन जो हमारी यहाँ पाकिस्तान में साइकोलॉजी है लोगों की कि हर कोई रातों रात अमीर होना चाहता है, नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको होमवर्क करना पड़ता है, आपको ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, आपको अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करना पड़ता है और आपको हर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी है वो बनानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच शान सईद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।